तो पिछले एपिसोड में हमने देखा कि जिन्वो अपनी रैंक को चेक करवाने के लिए हंटर एसोसिएशन में गया था और जिन्वो को वहां जाकर पता चलता है कि उसकी रैंक 3 दिन बाद ही चेक होगी और जिसके बाद जिन्वो हंटर एसोसिएशन के चेयरमैन से भी मिलता है और चेयरमैन जिन्वो से हंटर एसोसिएशन ज्वाइन करने के लिए बोलते हैं। बट जिन्वो कहता है कि आप मुझे ज्वाइन कराने के लिए इतनी कोशिश क्यों कर रहे हो, जिस पर चेयरमैन कहता है कि तुम कोरिया के टॉप 5 गिल्ड्स के बारे में तो जानते होंगे और जो टॉप 5 गिल्ड्स हैं उसके भी टॉप 5 मेजर गिल्ड्स हैं। फर्स्ट गिल्ड है हंटर गिल्ड, सेकंड गिल्ड है फेम गिल्ड और थर्ड गिल्ड है व्हाइट टाइगर्स गिल्ड, फोर्थ गिल्ड है फेम गिल्ड और लास्ट गिल्ड है नाइट्स गिल्ड। और अभी के लिए ये पांचों गिल्ड पावर के मामले में एक जैसे हैं और अगर तुमने इनमें से किसी भी गिल्ड को ज्वाइन कर लिया तो जो पावर लेवल है उसका बैलेंस बिगड़ जाएगा। और तुम्हें ये बात भी पता होगी कि गवर्नमेंट लॉ का यूज करके हंटर्स को कंट्रोल नहीं किया जा सकता, लेकिन हंटर एसोसिएशन ऐसा कर सकती है। और जिन्वो मन में कहता है इस वर्ल्ड में मैजिकल बीस्ट इकलौते मॉन्स्टर्स नहीं है, जो हंटर्स है वो मॉन्स्टर जैसे ही है। चेयरमैन जिन्वो से कहते हैं कि मिस्टर संग आपने क्या डिसाइड किया, और जिन्वो कुछ भी नहीं बोलता और जिन्वो मन में कहता है कि ये बुरा ऑफर नहीं है और मैं ये बात जानता हूँ कि अगर कोई नॉर्मल इंसान होगा तो वो इस ऑफर को इजीली एक्सेप्ट कर लेगा क्योंकि वो मिस्टर गुइन की वजह से जल्दी सक्सेस पा लेगा और उनके गवर्नमेंट के अंदर भी काफी अच्छे कनेक्शंस है और मिस्टर गुइन मुझसे भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है और मैंने सोचा था कि मैंने काफी अच्छा लेवल अप किया है, लेकिन ये काफी नहीं है। और चेयरमैन मन में कहते हैं कि हंटर एसोसिएशन का मेजर गिल्ड से कोई भी कनेक्शन नहीं है और इसीलिए हंटर एसोसिएशन उन गिल्ड्स को नहीं रोक सकती और इस कंट्री को भी हंटर एसोसिएशन की बहुत जरूरत है। और चेयरमैन ये भी कहते हैं कि मेरे पास ज्यादा टाइम नहीं है क्योंकि मैं ओल्ड हो चुका हूँ और मुझे जल्दी से जल्दी अपना न्यू सक्सेसर ढूंढना होगा। जिन्वो कहता है मुझे माफ करना सर, और ये सुनकर चेयरमैन शॉक्ड हो जाते हैं और चेयरमैन मन में कहते हैं शायद इसे भी पैसे ही चाहिए और जिन्वो कहता है मैं फाइट करना चाहता हूँ। चेयरमैन कहते हैं इसका मतलब तुम मैजिक बीस्ट से फाइट करना चाहते हो, जिस पर जिन्वो हाँ बोलता है और जिन्वो मन में कहता है जो हंटर एसोसिएशन होती है वो भी रेड करती है, लेकिन ये लोग डी रैंक और ई रैंक वाले गेट में ही रेड करते हैं और अगर मैंने इन्हें ज्वाइन कर लिया तो मैं कभी भी अपने लेवल को नहीं बढ़ा पाऊंगा और मुझे हंटर के रूप में ग्रो करते रहना है। और जिन्वो चेयरमैन से कहता है मैं डंजन में बिलोंग करता हूँ और ये सुनकर चेयरमैन हैरान हो जाते हैं और चेयरमैन कहते हैं मैं बिलीव नहीं कर सकता, लेकिन इसकी आंखों से ये पता चल रहा है कि ये बहुत ज्यादा सीरियस है। और चेयरमैन अपने दिल पे हाथ रखकर कहते हैं कि मुझे ये याद नहीं है कि मैंने लास्ट टाइम कब ऐसा फील किया था और वो ये भी कहते हैं कि मुझे ये नहीं पता था कि मेरा दिल अभी भी इतनी तेज धड़क सकता है और अगर मैं 10 या 20 साल यंगर होता तो मैं यंग हंटर्स के साथ मिलकर फाइट कर सकता। और जिन्वो कहता है कि घर में मेरी छोटी बहन अकेली है इसलिए मुझे जाना होगा और चेयरमैन कहते हैं तुमने बात करने के लिए टाइम निकाला उसके लिए तुम्हारा थैंक यू। और जाते हुए जिन्वो मिस्टर वू से कहता है कि मिस्टर वू आपकी आंखें सच में बहुत अच्छी हैं और जो डबल डंजन के अंदर बीस्ट है मैंने उन्हें नहीं डिफीट किया। और ये सुनकर मिस्टर वू बहुत ज्यादा हैरान थे और वो मन में कहते हैं कि फिर किसने डबल डंजन को क्लियर किया होगा। और चेयरमैन मिस्टर वू से कहते हैं कि जब हीलिंग मैजिक डिस्कवर हुआ था तो मुझे लगा था कि मेरी एजिंग बॉडी से मुझे छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और जो हीलिंग मैजिक है वो एजिंग को रिवर्स नहीं कर सकती और जो मेजर गिल्ड्स है वो नए नए हंटर्स को रिक्रूट करते जा रहे हैं और जो हमारी कंट्री की मिलिट्री फोर्स है वो भी उनके सामने कुछ नहीं है और जिस दिन हंटर एसोसिएशन खत्म हो जाएगी उस दिन ये लोग भी पूरी तरह से आउट ऑफ कंट्रोल हो जाएंगे। और मिस्टर वो चेयरमैन से कहते हैं बट सर आप तो हंटर एसोसिएशन के लीडर हैं। चेयरमैन कहते हैं तुम सही कह रहे हो और मुझे हमेशा से लगता था कि मेरे पास पावर है तो मैं इन लोगों को कंट्रोल में रख पाऊंगा, लेकिन मैं गलत था और मिस्टर वो मेरे जितने भी स्केड्यूल है उन सबको क्लियर कर दो। लेकिन मिस्टर वो कहते हैं कि सर आपकी आज प्राइम मिनिस्टर के साथ मीटिंग है। चेयरमैन कहते हैं कि मेरा मूड नहीं है किसी और ओल्ड गीजर पे अपना टाइम वेस्ट करने का और क्या ख्याल है ड्रिंक पे चलने का। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि वांग डोंग शो को जिन्वो के फादर बहुत ही बुरी तरह से मार रहे होते हैं और तभी अचानक से वांग डोंग शो की आंख खुल जाती है और वो सिर्फ एक सपना देख रहा था और यहाँ वांग डोंग शो की हालत बहुत ही ज्यादा खराब होती है। लेकिन इस जगह वांग डोंग शो से मिलने यूएस के डायरेक्टर आ जाते हैं और वो वांग डोंग शो से कहते हैं मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूँ कि तुम इस बात से श्योर हो कि संग इल्हान एक मैजिक बीस्ट है। और वांग डोंग शो कहता है कि तुम ये कहना चाहते हो कि मैंने किसी इंसान पे अटैक किया है, लेकिन डायरेक्टर वीडियो की रिकॉर्डिंग दिखाते हुए कहते हैं कि मैंने कभी नहीं सुना है कि किसी मैजिक बीस्ट ने इंसानों की मदद की है और क्या तुम्हें अभी भी लगता है कि ये इंसान मैजिक बीस्ट है। जिस पर वांग डोंग शो डायरेक्टर से सवाल पूछता है कि क्या तुमने कभी ये सुना है कि डंजन के अंदर से कोई इंसान बाहर आया हो। और ये सुनकर डायरेक्टर एकदम चुप हो जाते हैं और डायरेक्टर जाते हुए कहते हैं ठीक होने के बाद ब्यूरो गेज में आ जाना क्योंकि उस जगह मुझे तुमसे फाइल को फिलअप करवाना है। और वांग डोंग शो डायरेक्टर से पूछता है कि संग इल्हान के साथ क्या हुआ और डायरेक्टर बताते हैं कि फाइट के बाद वो उस जगह से गायब हो गया था और हम उसे ट्रैक करने की कोशिश कर रहे हैं बट हम श्योर नहीं है कि हम उसे पकड़ पाएंगे या नहीं और वो बीस्ट इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग है कि उसने तुम्हें भी डिफीट कर दिया। और वांग डोंग शो जिन्वो के फादर की बात याद कर रहा होता है और जिन्वो के फादर ने वांग डोंग शो से कहा था कि कोरिया के अंदर तुम अपना एक कदम भी मत रखना और ये मैं तुम्हारे अच्छे के लिए बोल रहा हूँ और अगर तुमने दोबारा कोशिश की तो मैं कोशिश करूंगा कि तुम्हें मरने के बाद भी शांति ना मिले। और वांग डोंग शो गुस्से में कहता है उसकी हिम्मत कैसे हुई मुझे धमकाने की और
और मैं ये बात जानता हूँ कि वो कौन सी जगह में जाने वाला है, बट जाने से पहले मुझे कुछ आइटम चाहिए और मुझे गिल्ड में कांटेक्ट करना पड़ेगा उन आइटम को लेने के लिए, और उसके बाद मैं उसे कैप्चर कर लूंगा और जैसे ही मैं ठीक हूँ वैसे ही मैं उसे खत्म कर दूंगा। और इसके बाद हमें जिन्वू को दिखाया जाता है जो कि ऑनलाइन वेपन्स देख रहा होता है, और हमें ये बात पता चलती है कि ऑनलाइन और ऑफलाइन मार्केट में डंजन के अंदर जो वेपन्स मिलते हैं उन्हें बेचा और खरीदा जाता है। और कोरिया में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ऐसे मार्केट से वेपन खरीदते और बेचते हैं, और अच्छी क्वालिटी का वेपन हंटर्स की लाइफ को भी बचा सकता है, यानी कि एक अच्छा वेपन आपको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करा सकता है। लेकिन जो डी और ई रैंक हंटर्स होते हैं वो इन वेपन्स को अफोर्ड नहीं कर पाते हैं, और ऐसा इसलिए है क्योंकि उनकी रैंक की वजह से उन्हें इतने पैसे नहीं मिलते हैं, और जितने भी वेपन्स होते हैं वो मैजिक से इम्यून होते हैं। और इसका मतलब जो डी रैंक हंटर्स की शॉट होती है वो भी बहुत ज्यादा महंगी होती है, और जो लोग सी रैंक या उससे ऊपर के हंटर होते हैं वो लोग अच्छे पैसे कमा पाते हैं, और इसलिए वो अच्छे वेपन्स को अफोर्ड कर पाते हैं, और इसी वजह से उन्हें प्रोटेक्शन मिल जाती है। और जो हाई रैंकिंग के हंटर वेपन्स यूज करते हैं उनकी कॉस्ट मिलियन या बिलियन तक की होती है। और जिन्वू कहते हैं ये सब बहुत महंगा है, और जिन्वू ये भी कहता है मुझे लगा था कि मैंने अच्छे पैसे जमा कर लिए हैं, बट मुझे नहीं लगता कि मैं इन्हें खरीद पाऊंगा। और जिन्वू ये भी कहता है कि डीमन कैसल के अंदर ऐसे भी लोग होंगे जो फायर अटैक यूज करते होंगे, और पहले ही डीमन कैसल में आग लगी हुई है और अपने आप को बचाने के लिए मुझे कुछ आइटम चाहिए होंगे। और जिन्वू यहाँ कुछ खरीदने का सोचता है, बट जिन्वू को शॉप के अंदर कुछ भी काम का नहीं मिलता, और यहाँ जिन्वू ऑरेंज ऑर्ब को बेचने का सोचता है क्योंकि इसे बेचने से जिन्वू को एक अच्छा आर्टिफैक्ट मिल जाएगा, और आर्टिफैक्ट का यूज करके 20 से 30% स्ट्रेंथ बढ़ाई जाती है। और जिन्वू ये भी कहता है ये और अटैक के पावर को भी डबल कर देता है। और मैं चाहता था कि मैं इस चीज को ब्लैक मार्केट में बेचूं, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि मुझे ये चीज बतानी पड़ेगी कि ये चीज मुझे कहाँ से मिली है। और जब लोगों को ये बात पता चलेगी कि एक ई रैंक हंटर के पास एक अच्छा आर्टिफैक्ट है तो वो लोग इसके बारे में बात करेंगे, और लगता है कि मुझे अपने एस रैंक हंटर लाइसेंस के लिए वेट करना पड़ेगा। और अगर मेरे पास ए रैंक गेट में घुसने का रिकॉर्ड होता तो कोई भी मेरे ऊपर शक नहीं करता, लेकिन मैं एक ई रैंक हंटर हूँ और इसलिए मुझे कोई हाई रैंकिंग की रेड में ज्वाइन नहीं करने देगा। और जिन्वू देखता है कि कोई लो रैंकिंग के हंटर को रिक्रूट कर रहा है, और उसके बाद हमें चेयरमैन दिखाए जाते हैं, और यहाँ मिस्टर वो जिन्वू की इन्फॉर्मेशन चेयरमैन को देते हैं। चेयरमैन कहते हैं कि इस फोटो को 4 साल पहले लिया था और ये देखने में बहुत ही ज्यादा यंग है। मिस्टर वो कहते हैं कि मिस्टर जिन्वू को वीकेस्ट हंटर कंसिडर किया गया है, और चेयरमैन कहते हैं कि ये एकदम सुसाइड मिशन में जाने जैसा है, लेकिन ये फॉल्स रैंकर भी हो सकता है। लेकिन मिस्टर वो बताते हैं कि मैंने ये पता किया है कि जिन्वू एक फॉल्स रैंकर नहीं है। चेयरमैन कहते हैं कि ये चीज पॉसिबल है क्योंकि वो हाल ही में रीअवेकनिंग नहीं हुआ है, और मिस्टर वो मन में कहते हैं कि अगर ऐसा होता तो जिन्वू डबल डंजन के अंदर अपने साथियों को नहीं मरने देता। और चेयरमैन को जिन्वू की रिपोर्ट से ये पता चलता है कि जिन्वू रेड में जाता था तो उसे चोटें लगती रहती थी, और मिस्टर वो जिन्वू की फैमिली की कंडीशन के बारे में भी चेयरमैन को बताते हैं। और चेयरमैन कहते हैं ऐसे बहुत ही कम लोग बचे हैं इन दिनों में। और मिस्टर वो बताते हैं कि हमें ये भी पता चला है कि जिन्वू रेड को ज्वाइन करने वाला है, और ये रेड हंटर गिल्ड का पार्ट। और ये सुनकर चेयरमैन पूरी तरह से शॉक डर जाते हैं, और चेयरमैन मन में सोच रहे होते हैं कि वो वैसे ही बात कर रहा था, और असलियत में उसका इंटरेस्ट हंटर गिल्ड के ऑफर में था। वो माइनिंग टीम को ज्वाइन करने वाला है। ये सुनकर चेयरमैन शॉक्ड हो जाते हैं, और इसके बाद हमें एक वर्कर को दिखाया जाता है, और वो वर्कर कहता है तुम एक ई रैंक हंटर हो, और जिन्वू हाँ बोलता है। और वो वर्कर कहता है क्या तुम्हारे पास इस वर्क को करने का एक्सपीरियंस है, लेकिन जिन्वू कहता है मेरे पास कोई एक्सपीरियंस नहीं है। और वो वर्कर जिन्वू के शोल्डर पे हाथ रखकर कहता है कि नर्वस मत होना, तुम्हारे जैसे यहाँ और भी हंटर है। और वो वर्कर ये भी कहता है जाने से पहले आराम कर लो, और जाने के टाइम अपने टूल्स को मत भूलना। और जिन्वू मन में सोचता है कि हाई रैंकिंग का डंजन बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है, तो इसलिए एक स्ट्राइकर स्क्वाड उसे संभाल नहीं पाती है, और इसलिए 2 टीम में काम बटा हुआ है। पहली टीम है स्ट्राइकर स्क्वाड जो मैजिक बीस्ट को संभालती है, और सेकंड स्क्वाड है माइनिंग स्क्वाड जो कि क्रिस्टल और बीस्ट की बॉडी को कलेक्ट करने का काम करते हैं। और माइनिंग स्क्वाड डंजन के अंदर तभी जाती है जब पहली टीम डंजन के बीस्ट को डिफीट कर दे। और जिन्वू ये भी कहता है कि डंजन के अंदर इलेक्ट्रिसिटी काम नहीं करती है, इसलिए हम मशीन्स का यूज नहीं कर सकते हैं, और इसलिए हमें पुराने तरीके से ही काम करना पड़ेगा। और जिन्वू ये भी कहता है कि इस टूल के अंदर भी मैजिक फ्यूज है, और जिन्वू कहता है ये ए रैंक गेट है, और मैं खुश हूँ कि मैं यहाँ आया, और वैसे भी मुझे कभी न कभी इस डंजन के अंदर घुसना ही था। और इसके बाद हमें डंजन का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ चोजिन कहता है ये डंजन बहुत ही ज्यादा बड़ा है, और इसलिए मैंने जो सोचा था उससे ज्यादा टाइम लगने वाला है, लेकिन अगर हमने इसे ज्यादा लंबा खींचा तो दूसरी टीम का स्केड्यूल बिगड़ जाएगा। और तभी यहाँ बड़े बड़े मॉन्स्टर आ जाते हैं अटैक करने के लिए, और यहाँ चोजिन अपनी सिगरेट को फेंकते हुए अपनी फायर पावर का यूज करता है, और इस जगह बहुत बड़ा धमाका होता है। और चोजिन कहता है टैंक तैयार हो जाओ क्योंकि स्टॉर्म इस तरफ से आने वाला है, और जो टैंक है वो शील्ड लेके एकदम तैयार हो जाते हैं। और जितने भी टैंक थे उन्होंने एक सर्कल बना लिया था जिससे इन्हें अटैक से कुछ भी ना हो। और चोजिन कहता है हम जली हुई बॉडी का कुछ नहीं कर सकते, इसलिए मैंने ओल्ड वैक का यूज किया है, बट मैं इसे लेके श्योर नहीं हूँ कि ये डंजन कितना अंदर गया होगा, लेकिन जो शुरू के बीस्ट होंगे वो राख बन चुके होंगे। और चोजिन की टीम ये देखकर बहुत ही ज्यादा इंप्रेस हो जाती है, और आग बुझने के बाद चोजिन कहता है चलो मैं तुम्हें बाहर लेके जाता हूँ, और जलने की स्मेल की वजह से थोड़ा ध्यान देना क्योंकि मैं जानता हूँ कि तुम्हारी नोज थोड़ी सेंसिटिव है। और उसके बाद हमें बाहर का सीन दिखाया जाता है, और यहाँ दूसरी टीम कब से वेट कर रही होती है अंदर जाने के लिए। और यहाँ एक वर्कर कहता है कि मैं प्रॉमिस करता हूँ कि उनका काम ऑलमोस्ट
खत्म हो चुका है और इसलिए थोड़ा सा और वेट कर लो। और इसके बाद स्ट्राइकर स्क्वाड डंजन से बाहर आने लगती है और जिन्हों मन में कहता है फाइनली इन लोगों ने अपना काम कर दिया है। और वो ये भी कहता है कि ये इस कंट्री की सबसे बेस्ट स्ट्राइकर स्क्वाड है। और जिन्हों चोंगिन को देखकर अपना सर छुपा लेता है और डंजन के अंदर से एक लड़की बाहर निकलती है और वो कहता है ये लड़की 100 गिल्ड की वाइस गिल्ड मास्टर है।